तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू एमसीए के बारे में। आप में से काफी सारे बच्चे मुझसे कमेंट में लगातार पूछ रहे थे कि भैया जेएनयू पर एक वीडियो बना दो, वहां के प्लेसमेंट्स बता दो, क्या एक एडमिशन प्रोसेस होगी उसके बारे में बता दो। तो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे फीस के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, उसके अलावा क्या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हैं जेएनयू एमसीए के, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। जेएनयू जिसका फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और यहाँ पर आपका एमसीए 2 साल का होता है। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेएनयू के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी एडमिशन प्रोसेस क्या होगी। तो यार सबसे पहले आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है CUET PG MCA, यानी कि आपका ये एग्जाम होता है और इस एग्जाम के थ्रू आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, जिनमें से एक जो बड़ा नाम है यूनिवर्सिटीज के अंदर उसमें जेएनयू भी आता है। अगर आप एक ऑर्डर देखो जो आपका CUET MCA होगा उसके बाद बच्चे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं, तो उसमें DU बच्चे पहले नंबर पर रखते हैं, जेएनयू नंबर 2 पर रखते हैं और जो आपका BHU है वो नंबर 3 पर रखते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलते हैं, मतलब 1-2 वीक के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर फॉर्म निकलेंगे। फिर आपको फॉर्म फिल करना होता है जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए। फिर आपने फॉर्म फिल किया और अगर आप एलिजिबल हो गए, यानी कि जो आपका ये रिजल्ट आएगा ना, इसमें रैंक वगैरह कुछ नहीं आती, इसमें परसेंटेज बनेगी कुछ आपकी, तो उसके बेसिस पर वो कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। यानी कि आपके मतलब वो नंबर्स देखेंगे और अगर उनकी जितनी सीट है और उतने आपके नंबर हैं तो वो आपको ले लेंगे। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद इन यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलेंगे तो वो आपको फॉर्म फिल करने हैं, अपनी तरफ से अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपका एडमिशन होता है। तो यार हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ऑनलाइन डिग्री के बारे में बताता हूं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। या आप एक ऐसे इंसान हो जो कहीं पर अभी जॉब कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको ये डिग्री करनी है, लेकिन आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने ऑफिस के साथ, अपने काम के साथ, तो वो डिग्री आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। तो यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से आप ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो, चाहे आपको MBA करना हो, चाहे आपको MCA करना हो, चाहे आपको MSc करना हो, BA BBA BCA, चाहे आपको कोई भी डिग्री करना हो, तो वो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। अब मैंने आपको बोल तो दिया ऑनलाइन डिग्री, लेकिन ऑनलाइन डिग्री में सब कुछ होगा कैसे, सारी प्रोसेस किस तरीके से होगी। जो आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी वो आपको ई-बुक फॉर्मेट में मिलेंगी, यानी कि PDF फॉर्मेट में मिलेंगी। जो आपकी क्लासेस होंगी वो भी ऑनलाइन मोड में होंगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे और मतलब सारी चीजें जो आपके ऑफलाइन मोड में होती हैं वो सारी यहाँ पर आपकी ऑनलाइन मोड में होंगी। और आपकी ये डिग्री जिस तरीके से आपकी ऑफलाइन डिग्री काम करती है, यानी कि जो आप कॉलेज में जाकर जो डिग्री कंप्लीट करते हो वो सेम काम आपकी ये डिग्रियां भी करेंगी। तो यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ओपन है, तो अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा आपकी फीस में। और अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप www.cuonlineedu.in वेबसाइट पर जाकर जान सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करते हो तो कुछ समय बाद आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक कॉल आएगा और वो कॉल पर आपको सारी चीजें समझा देंगे, सारी प्रोसेस समझा देंगे आपके एडमिशन को लेकर। तो अब आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा ऑनलाइन डिग्री के बारे में। तो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है उस फॉर्म को आप फिल करो और अपनी डिग्री कंप्लीट करने की इस ऑनलाइन जर्नी को शुरू करो। और यार जेएनयू के अंदर टोटल 56 सीट्स होती हैं, यानी कि सीट्स तो 56 हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि टोटल 56 बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, यानी कि एडमिशन लेते हैं कई सारे बच्चे, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने कॉलेज के अंदर देखूं तो टोटल 116 सीट है, लेकिन टोटल 112 बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया था मेरे NIT इलाहाबाद के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जेएनयू के अंदर MCA करने के लिए आपका कितना पैसा टोटल खर्च होगा, आपकी फीस कितनी लगने वाली है। अगर आप NITs के अंदर देखो तो वहां पर फीस बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि 3 साल के लगभग 5 से 6 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं, इतनी फीस लगती है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस बहुत कम होती है। तो जेएनयू के अंदर जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो आपकी पर सेमेस्टर 170 रुपए से 180 रुपए के बीच कुछ होती है, यानी कि फीस बहुत कम है। इसके बाद जो आपकी हॉस्टल फीस होती है वो 5 रुपए पर सेमेस्टर होती है, यानी कि मतलब फीस केवल नाम के लिए ले रहे हैं, ऐसे फीस कुछ है नहीं। उसके अलावा जो आपकी मेस फीस होती है वो जरूर आपकी 2500 से 3000 या 3500 के बीच में लगती है। तो फीस यहाँ पर बहुत कम है और फीस एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि अगर आप NITs के अंदर देखो कई सारे बच्चे आ जाते हैं, मतलब जितने बच्चों को एडमिशन मिलता है वो आ जाते हैं, लेकिन उनमें से काफी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, उन्हें कोडिंग में मजा नहीं आ रहा, वो कोडिंग करना नहीं चाहते, लेकिन फिर वो उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि पहले तो वो बहुत सारा पैसा देते हैं कोचिंग्स के अंदर, उसके बाद वो यहाँ पर फीस जमा करते हैं, फिर वहां पर कई बार ऐसा होता है फंस जाते हैं, या ऐसा होता है उन्होंने लोन ले लिया, फिर उनके दिमाग में काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है प्लेसमेंट के टाइम पर कि अगर प्लेसमेंट उनका मतलब सही टाइम पर नहीं हुआ, जैसे अगस्त से प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, उनका नवंबर दिसंबर तक नहीं हो पाया, तो उनके दिमाग में काफी ज्यादा टेंशन आ जाती है, क्योंकि उनको
क्या करना होता है, जो उन्होंने लोन लिया है वो भी पे करना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि फीस बहुत कम है। अब फीस तो कम है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब किस कैटेगरी के बच्चे को कितना स्कॉलरशिप मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको लगभग 78,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं या OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वहां पर एक उनको वो देखते हैं कि आपकी इनकम इतने से कम है या नहीं, यानी कि एक लिमिट होती है, अगर इससे ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, वरना मिलेगा। और ये स्कॉलरशिप कितना मिलता है, ये अप्रोक्सीमेटली आपको एक साल में 24,000 मिलता है। लेकिन वही है ना यार, स्कॉलरशिप की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि सरकारी काम है, और सरकारी काम में कई बार वो स्कॉलरशिप में काफी सारे नाटक हो जाते हैं, कहीं कुछ फॉर्म में प्रॉब्लम हो गई या उनके फंड्स खत्म हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को 2 साल के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। फर्स्ट ईयर में क्या प्रॉब्लम आई थी कि उनके फंड्स खत्म हो गए थे। सेकंड ईयर में कुछ कॉलेज वालों की तरफ से प्रॉब्लम हो गई तो पूरे कॉलेज का स्कॉलरशिप नहीं आया। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ मिलता है। तो यार इसके बाद हम बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जिसके लिए आप सबसे ज्यादा बेकरार रहते हो कि भैया हम JNU के अंदर एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन हमारा प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है या हाईएस्ट पैकेज जाता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2023 के एकदम एग्जैक्ट आंकड़े बताता हूं। तो टोटल 56 बच्चे थे JNU के अंदर, JNU MCA के अंदर, जिसमें से 10 बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, PhD करने के लिए या अपनी जो हायर एजुकेशन है उसके लिए निकल गए और उन्होंने प्लेसमेंट के लिए वो नहीं बैठे। तो टोटल 56 बच्चे थे, उसमें से 46 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे थे और उनमें से लगभग सभी का प्लेसमेंट हो गया था, मतलब एंड तक सबका प्लेसमेंट हो गया था। और जिसमें आपका हाईएस्ट पैकेज जो था वो था 17 लाख का। और उसके अलावा ऑप्टम जैसी कंपनी भी आई थी जो 14 लाख के पैकेज देती है, तो मतलब प्लेसमेंट ठीक होते हैं। उसके अलावा जो एवरेज पैकेज यहाँ का था वो था 7 से 8 लाख के बीच का। तो यार प्लेसमेंट बेकार नहीं है। अगर मैं आपको अपने कॉलेज के हाल बताऊं ना, तो इस बार के ऐसे हाल है कि लगभग अभी इस टाइम पर ऐसा है कि 60-70% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 6 लाख या उससे नीचे के पैकेज मिले हैं। तो यहाँ पर भी प्लेसमेंट बेकार नहीं हो रहे हैं, और इतनी कम फीस के साथ देखा जाए ना तो यार ये बहुत अच्छी बात है कि प्लेसमेंट भी हो रहे हैं और फीस भी बहुत कम है, तो बच्चों के दिमाग में स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स की। तो यार पॉजिटिव्स में आप एक चीज ये देख सकते हो कि यहाँ पर लाइब्रेरी आपकी 24/7 खुली रहती है। अगर मैं आपको अपने कॉलेज का हाल बताऊं तो वहां पर भी 12 बजे के बाद आपकी लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, और 12 बजे तो तब जब आपके एग्जाम सर पे होते थे, नहीं तो 10 बजे बंद हो जाती थी लाइब्रेरी। लेकिन यहाँ पर 24/7 आपकी लाइब्रेरी खुली हुई होती है। उसके अलावा एक पॉजिटिव ये भी है कि यहाँ पर अब हैकाथॉन होना भी स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि पहले नहीं होते थे लेकिन अब यहाँ पर भी हैकाथॉन होना स्टार्ट हो गए, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मतलब आप हैकाथॉन में जाओगे तो वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आप देखें ना कि हमारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, NITs हो, ITs हो या जो यूनिवर्सिटीज हो, ये कॉलेज तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर्स अच्छे नहीं है। तो काफी सारे बच्चों को केवल जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें 75% अटेंडेंस चाहिए और वहां जाकर केवल टाइम वेस्ट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपके फेस्ट वगैरह नहीं होते। आपके स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं लेकिन फेस्ट वगैरह नहीं होंगे। उसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पर एक बार फेल हो जाते हो, आपकी किसी सेमेस्टर में बैक लग जाती है, तो उसके बाद आपका दोबारा एग्जाम नहीं होगा, सीधे आप फेल हो भैया घर जाओ, ऐसा हाल है। लेकिन नॉर्मली फेल होते नहीं है, क्योंकि मतलब टीचर भी थोड़ी दया दिखा देते हैं कि ऐसे फेल नहीं करना, तो मतलब ऐसे नॉर्मली होते नहीं है। लेकिन अगर रूल देखा जाए तो रूल वहां पर यही है कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपका दोबारा एग्जाम नहीं होगा। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा JNU MCA के बारे में। सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी, और यार ये सारी जो डेटा है इसको निकालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसके साथ साथ अगर आपको जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, पूरी रिव्यू वीडियो, जहां पर हमने प्लेसमेंट भी वहां पर बताए थे, सारी चीजें बताई थी। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन में यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।